नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा गर्म होता नजर आ रहा है। जहां हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, वहीं अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के कुछ लोग मिलकर लखनऊ में आतंक की बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन समय रहते इस षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं यूपी एटीएस की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक विवादित टिप्पणी भी की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने काफी हंगामा किया था। आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर तमाम तरह के जो बयान हैं वो देखने को मिले थे। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान भी देखने को मिला था। और इन तमाम चीजों के बीच में आपको यह भी बताते चले कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में इस तरह के बयानों को देखकर लगता है कि एक बार फिर से देशभक्ति का चोला ओढ़कर विकास के मुद्दे गुल होते नजर आ सकते हैं। लगातार जिस तरह के बयान हाल ही में यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद से सामने आए हैं, उसके बाद में इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में विकास के जो मुद्दे हैं वो गुल हो जाएंगे और इस तरह के आतंकवाद, पाकिस्तान जैसे मुद्दे ही लहराते नजर आ सकते हैं। दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो या पेशेवर अपराधी और माफियाओं। तो योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना। इससे पहले अखिलेश यादव का अपना बयान सुना था, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। अलग अलग तरह के सियासत के तौर पर एक बार फिर से यूपी एटीएस की कार्रवाई को लेकर सवाल जो लगातार उसको लेकर उठाए गए थे, लेकिन उसको लेकर विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी को लेकर। बीजेपी से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। भटनागर साहब, रुख मैं आपका करना चाहूंगा सबसे पहले, ये पीठ थपथपाई जा रही है अपनी, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो लोग इतने दिनों से छिपे कैसे थे? नहीं, बिल्कुल बहुत सवाल बड़ा गंभीर है कि देखिए ये चीजें बहुत गंभीर है कि कितने टाइम से छुपे हुए थे और कितने वर्षों से रह रहे थे। मगर ये नहीं कि उस पर इंटेलिजेंस की खबर नजर नहीं थी, उस पर थी, पूर्ण रूप से थी, ऐसा नहीं है। और तो इंतजार कर रहे थे कि कब ब्लास्ट करें उसके बाद पकड़ेंगे। ब्लास्ट नहीं, टीम, अगर जब पूरी टीम इकट्ठे तब पकड़ेंगे, क्योंकि इनके मंसूबे जितने खतरनाक थे कि देखिए कितने शार्प माइंड थे कि पड़ोसी को भी नहीं पता था। जो तहकीकातों में चीजें खुल रही है, अगर सरकार या हमारी इंटेलिजेंस अगर सोई हुई होती तो आज शायद कुछ और देखने को मिलता, आज वो गिरफ्तार थोड़ी ना होते।
आज विपक्ष को या पक्ष को सबको आज धन्यवाद देना चाहिए। तो आज इस चीजों के एलिगेशन आ रहे हैं पुलिस के ऊपर, तो शोभनीय नहीं है। तो भटनागर जी, एक बात क्योंकि जो अब लगातार इसको लेकर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद, क्योंकि कानपुर में आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन आतंकवादियों को जो लखनऊ में गिरफ्तार हुए उनकी मदद में वो लोग शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में विकास के मुद्दे गायब हो जाएंगे और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के ये मुद्दे हावी हो जाएंगे। एक्चुअल में हमारी जो देश की जो जनता की जो सोच है ना, तो डेली परिवर्तन होती है, चेंजेस होती है, वो जल्दी भूल जाती है हर चीजें। मगर चुनाव तो विकास के ऊपर। मैं तो एप्रिशिएट करूंगा उस पुलिस कर्मियों का जिन्होंने अपनी जान पे खेल के जो बम निरोधक दस्ते थे, जो बम थे जिनको पकड़ा, जिन चीजों को उत्तर प्रदेश में जो दहलाने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, उनको जो जीत हासिल करी पकड़ के 24 करोड़ जनता की सेफ्टी के लिए जो काम किया, मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा उन पुलिस कर्मियों का। ऐसी माओ के लाल को भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने को आगे लाकर इतना बड़ा काम उनका तो धन्यवाद है सर, और उनका धन्यवाद जनता तो करी, लेकिन साथ में सरकार पर सवाल उठते हैं। सवाल तब ज्यादा उठते हैं जब पीठ थपथपाई जाती है अपनी। मनोज यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं? इतनी बड़ी आतंकी साजिश हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। 2 प्रेशर कुकर बम उनके पास से बरामद किए गए, हथियार उनके पास मिले, विस्फोटक सामग्री उनके पास मिली, और अभी भी उनसे जुड़े कितने लोग कहां पर छिपे कोई जानकारी नहीं है। उसको लेकर जांच अभी चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए मोहित जी, एक प्रेशर कुकर नया तो मेरे घर पे भी रखा, तो पुलिस छापा मार दे तो मुझे भी कुकर बम बनाने वाला आतंकवादी घोषित कर सकती है। या जिस किसी के भी घर में नया प्रेशर कुकर रखा है या कुछ और सामान रखा हो, मान लो मेरे बेटे के दिवाली के पटाखे रखे हों, तो कहा जा सकता है ना कि ये बम बनाने वाले लोग होंगे। खैर, मैं किसी की बदले सफाई देने नहीं बैठा और ना मैं सफाई देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, कन्हैया कुमार से लेके और जेएनयू के उस अंतिम घटनाक्रम तक, या आप जब जाते हैं महाराष्ट्र में, जो अभी वो कौन से स्वामी थे जिनकी अभी जमानत जो उनको नहीं मिली और उनकी मौत हो गई, सब पे तो आतंकवादी मुकदमे ही दर्ज किए ना इस सरकार ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इकलौती सरकार है इस देश में जिसने अपने ही देश के नागरिकों पे आतंकवाद के और राष्ट्रद्रोह के सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। और वो क्यों किए ये भी जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रद्रोही ये लोग थे। देश की आजादी के लिए जब लोग लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे। मैं आरएसएस को कोट करके कह रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे भटनागर जी को नहीं कह रहा हूं या किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं। जो इतिहास के पन्नों में लिखा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। आपके टीवी चैनल पे अगर मेरे तथ्य गलत हो तो एंकर भी टोक सकता है मुझे और आपके दर्शक भी। नहीं सर, हम उन तथ्यों पर जाने से पहले सवाल तो यहाँ ये उठ रहे हैं सर कि आप तो यूपी एटीएस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस हिसाब से मैं किसी की कार्रवाई पे नहीं कर रहा हूँ। क्या जो अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई थी जेएनयू में, और सॉरी उसमें जो दिल्ली में आंदोलन हुए थे और किसान आंदोलन नहीं, सॉरी, वो जो इससे पहले एनआरसी वाला आंदोलन था जी, नागरिकता कानून, जिन छात्रों पे आतंकवादी आरोप लगा के जिनको जेल में बंद किया, कोर्ट ने लास्ट में क्या कह के उनकी जमानत की कि इन पे किसी तरीके से कोई आरोप नहीं सिद्ध होता है। मैं फिर भी लखनऊ की किसी घटना को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन यादव जी देखिए, मनोज यादव जी, वो घटना ये घटना में फर्क इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग साजिश में शामिल थे। जिन छात्रों की बात कही जा रही है, जिनके ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाए थे, चार्जशीट में जो बातें कही गई, लेकिन इन लोगों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और इस विस्फोटक सामग्री को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके पास जो ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास मिले, वो कह रहे हैं कि उनके पास बम मिले हैं और वो फिर अपनी तारीफ करते नजर आते हैं। तो सवाल उठने चाहिए। मैं यही बात जानना चाहता था, जब प्रेशर कुकर की फोटोज आई आपके चैनल पे, क्या प्रेशर कुकर के अलावा किसी और एविडेंस की फोटोज आई क्या? जब हमारी आर्मी किसी आतंकवादी को पकड़ती है, जहां तक मैंने अपने इस जीवन में देखा है, सारा साक्ष्य सामने रख के और वो आतंकवादियों के द्वारा की गई चीजों की फोटो मीडिया में आ जाती है, रिकॉर्ड में आ जाती है कि इनके साथ ये बरामद हुआ। मेरे वकील हैं कुछ जानने वाले पार्टी के, उन लोगों ने जानते हैं क्या देखा है? वहां थाली, कटोरी, चम्मच, प्रेशर कुकर, यही तो जज के सामने प्रस्तुत किया है ना ये जो एटीएस ने क्या प्रस्तुत किया है, क्या किया है? आप पूछिए जज के सामने क्या क्या गया है। लेकिन फिर भी मैं नहीं इस बात को डिफेंड कर रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं, अब मैं मेन मुद्दा सरकार से पूछता हूं, सरकार किस नशे में थी? इतने दिन से कर क्या रही थी कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में इस तरह की चीजें हो रही थी? क्या सरकार का इंटेलिजेंस जो है, जो इस तरह की चीजों पे निगरानी रखने वाली एजेंसीज हैं, वो कर क्या रही थी इतने दिन से? ठीक है सर। प्रदीप भटनागर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज यादव जी ने कही है। शुरुआत सुन रहा था, वाकई में कुकर के ऊपर बड़ा अच्छा संज्ञान दिया। और मैं समझता हूँ शायद सबसे बड़े हमारे जितने भी समाजवाद के जो गाचा हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी भी सारे यही है, लाल टोपी जिन्होंने पहन रखी है पूरे भारत के प्रदेश वर्ष में। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा उन्हें फौज में भेजना चाहिए लाल टोपी पहन के। जो इनकी व्याख्या मैंने सुनी प्रेशर कुकर को लेके, जो सरकार में रह चुके हों और जो देश के नुमाइंदे हो, जिनको अपनी फोर्स पे शंका हो, राहुल जी को तो थी, माननीय अखिलेश जी को भी थी, मगर मुझे माननीय मनोज जी यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक जो यादव समाज बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है फौज के अंदर और बहुत समर्पित है। आज इन्होंने पूरे समाज पे एक चीज उंगली उठा दी इस चीज को कहते पहले। उन्होंने तर्क दिया सर, प्रदीप भटनागर, उन्होंने तर्क ये दिया कि आपने देखा नागरिकता कानून के दौरान उन बच्चों को जो गिरफ्तार किया गया था, जो छात्र थे, आपने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान जैसी बातें कही गई कि उस आंदोलन को बदनाम करके उसको ठप किया जाए, और अब जब विधानसभा चुनाव सर पर हैं तो इस तरह की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर तर्क उन्होंने दिया। मैं वो भी बताऊंगा। हाँ। आपने जो बात करी, मुझे लगता है जो प्रेशर कुकर उठा के लाए, जो आतंकवादियों के लिए अंदर घुसे, वो कुर्ते पजामे में नहीं थे। पहले चीज तो बता दूं, वो भारतीय फौज के जवान थे जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी, सरकारी वर्दी पहन रखी थी। ना तो मेरी वर्दी पहन रखी थी भाजपा की, ना समाजवादी पार्टी की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने पहन रखी थी भारत की वर्दी पहन रखी थी, जिसपे अशोक चक्र बना है। मगर कम से कम आप उनसे बोलने से पहले आप सोचिए तो सही, आप उंगली किन पे उठा रहे हैं? आप बिल्कुल भाजपा सरकार पे उंगली उठाइए, आपका अधिकार है। आप चुनाव के सामने समय आ रहा है, उसके अधिकार है, बिल्कुल उठाइए आप। मगर आप भारतीय सेना को तो छोड़ दीजिए। अब आप सीए एनआरसी की बात करी, अरे भाई सीए एनआरसी की जो बात करी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें जमानत तो दी गई, किन तथ्यों में दी गई आप उन्हें देख तो ले। और वो आज भी जो है ना, उनसे आज कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी सर। उन्होंने कहा कि यूएपीए का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सख्त टिप्पणी की थी सर, बहुत सख्त टिप्पणी की थी उन्होंने। बिल्कुल मौजूद, मैं यही बता दूं, उन पे शक जताया था और ना कि उन्हें आतंकवादी घोषित किया। ठीक है भटनागर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद मनोज यादव जी का उसको लेकर क्या कह रहे हैं सुनेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लव जिहाद, जनसंख्या कानून के साथ साथ अब आतंकवाद की भी एंट्री हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी से, मनोज यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हुए दोनों मेहमान। मनोज यादव जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल यह होगा कि बेशक सवाल खड़े कर दिए जाएं तर्क देकर इस तरीके से, लेकिन अभी कम से कम इसको लेकर अभी जांच चल रही है। आज 2 और लोगों को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि वाकई में ऐसी कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी की जा रही हो, उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की जा रही हो। जी बिल्कुल, मैंने अपनी हर बात में और हर वक्तव्य के बाद इस बात को कहा कि मेरा कोई सवाल इन पे नहीं है, ना जांच एजेंसियों पे है, ना पुलिस पे है, ना किसी तरीके का। लेकिन कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं, और सवाल अगर विपक्ष के नाते हम ना खड़े होंगे तो इस देश को लोग गर्त में लेके जा रहे हैं और ये देश गर्त में चला जाएगा। जब सेंट्रल का 19 का चुनाव आना होता है तो पुलवामा पे अटैक हो जाता है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होना होता है तो प्रेशर कुकर मिल जाता है, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला, बिहार का चुनाव होने वाला होता है तो बिहार बॉर्डर पे दिक्कत हो जाती है, वहां पे अटैक चाइना करने लगता है, जो नेपाल की तरफ से अटैक आ जाता है उसमें चाइना की साजिश बताई जाती है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो उधर शुरू कर देता है, हमारा चीन बॉर्डर पे हमला कर देता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, बाय गॉड, ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, एवरीथिंग इज फाइनल हो जाता है
और सब कुछ फाइन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रदीप भटनागर जी। वो 4 लाइनें आपको याद होंगी कि सीमा पर तनाव है क्या, अरे पता करो कहीं किसी प्रांत में चुनाव है क्या। इन लाइनों को एकदम बिल्कुल सटीक मनोज यादव जी ने अपने शब्दों में कह दिया है। भटनागर जी अपनी बात कहें। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है शायद जो वक्तव्य मनोज जी ने दिया है उस वक्तव्य पे मैं यही कहूंगा कि मनोज जी ने वाकई में लगता है इस राजनीतिक करियर में मनोज जी ने शायद ये चीजें आकलन करी होंगी। और हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भारत के रह चुके हैं और बहुत बड़े दायित्व में रह चुके हैं, बहुत मेरे से बहुत बुजुर्ग और बहुत सीनियर है, ये शायद चीजें उनके संज्ञान में आई होंगी। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाहे चाइना हो, ये तो चीजें अभी भी चल रही है। क्या अभी जितने आतंकवादी कश्मीर के अंदर बम फेंक रहे हैं या हमारे फौजियों के पीठ पे से गोली चला रहे हैं, क्या वो किसी चुनाव के स्टैंड में आके चलता है? जो ड्रोन से हमला हो रहा है, क्या वो कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? थोड़ा इस चीज में रहें, क्योंकि आज मैंने आदरणीय अखिलेश जी की आज पढ़ा मैंने कि भाई उनको विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर। पुलिस तो आपकी भी रही है, इंटेलिजेंसी तो आपने भी चलाई है? सीबीसीआईडी तो आपने भी देखी है, करी है, तो आप ऐसा विश्वास क्यों उड़ गया आपका राजनीति के करियर के? आप पीछे अगर 4 कदम आ गए तो आपको ऐसा क्या आपको उसमें गलत लगा कि आपने इतने बड़े सवाल आपने प्रेशर कुकर पे ले लिए? क्या वो प्रेशर कुकर की आवाज अगर आपके घर के आसपास या परिवार में मित्र के कहीं कुकर बच जाता तो उसमें आप क्या जवाब देते? क्या आप ये कहते कि भाई ये जो सरकार है इसकी विफलता है? नहीं प्रदीप भटनागर जी, किसी के भी घर पे ऐसा नहीं हो या किसी के घर के पास भी ना हो, यही हमारी कामना है। लेकिन सवाल प्रदीप भटनागर जी ये कि जो पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ने का काम किसका था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सालों से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, वो लोग अगर वाकई में इस तरीके की स्थिति में वो लोग संलिप्त थे, उनके पास आईईडी बरामद हुआ है, वो लोग पहले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या कर रही थी सरकार? कैसे लखनऊ में पहुंच गया आईईडी? देखिए मोहित जी, 7 वर्षों में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, हमने पुणे कांड भी देखा है, हमने हैदराबाद का 4 मीनार से बम ब्लास्ट देखा है, हमने बेस्ट बेकरी कांड भी देखा है, हमने वो भूलना नहीं चाहिए। और हमने लखनऊ का भी देखा है, लखनऊ में और इलाहाबाद में भी देखे, और हमने वाराणसी का भी बम ब्लास्ट देखा है, वो नहीं भूलना चाहिए। और आपके कार्यकाल में भी देखा है हमने। क्या आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में बम ब्लास्ट वैसे ही होते रहे जगह जगह? कि सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली में हो गया, इंडिया गेट पे हो गया? क्या ये चीज विपक्ष देखना चाहता है? अगर मुख्यमंत्री ने इस विषय पे अगर वक्तव्य अपना दिया तो क्या गलत कर दिया कि प्रदेश के सूबे के एक मुख्यमंत्री है, मुखिया ने अगर उसके विषय में अगर शब्द कहे? नहीं, बात शब्द कहने की नहीं है सर, बात ये है कि विधानसभा चुनाव आगे है और पहले से ही लव जिहाद को लेकर इतना हंगामा हो रखा है, जनसंख्या कानून को लेकर लगातार विवाद है, और अब आतंकवाद के मामले को लेकर इस तरह के बयान क्या 2022 के लिए जमीन तैयार हो रही है? ये बताइए, क्या चाइना का कांग्रेस से क्या समन्वय है, दोस्ती है जो चाइना कांग्रेस के भी साथी हमारे साथ नहीं? जब वो होंगे जरूर मैं भटनागर जी आपकी बात वहां तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मनोज यादव जी इसको लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंचेंगे। मनोज यादव जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन सवाल ये भी क्या लग रहा है कि 22 के चुनाव देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पर ही चुनाव होंगे, विकास का मुद्दा फिर से गुल हो जाएगा? देखिए, बीजेपी का ये अपना इंटरनल मैटर है, वो जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पे चुनाव लड़े, लेकिन विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा, जिसकी जिम्मेदारी जनता ने उनको फिक्स की थी, विपक्ष का ये दायित्व निर्वहन करेगा। मैं आपको थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, मेरी तरफ से गलत हो तो मैं आपकी डिबेट पे माफी मांगूंगा, कान पकड़ के उठक बैठक करूंगा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, एक विधानसभा में कोई पदार्थ मिला था पाउडर, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पीटीएन नाम दिया था, और मुख्यमंत्री जी का ही बयान था कि अगर ये पकड़ा ना जाता और ये अगर दब जाता तो पूरी विधानसभा उड़ जाती और सारे मेंबरान उड़ जाते। बात को जानते हैं क्या हुआ? पता चला वो जो मकान में हम पुट्टी करवाते हैं वो पुट्टी था, चूना पुट्टी था वो, और वो रखा गया था कोई पान खाने वाला व्यक्ति था। तो जो गैर जिम्मेदार बयान आया गया कि विधानसभा को उड़ाने की साजिश की गई, बात को चूने वाला वो पान वाला चूना निकलता है, पुट्टी निकलती है, सरकार क्या बैकफुट पे नहीं गई थी? क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए था का कि पहले हम उसकी जांच करा ले, क्या करा ले? आप हंस रहे हैं, मेरी ही सरकार उत्तर प्रदेश में थी, एक आतंकवादी पता चला और इसी एटीएस ने पकड़ा, और जानते हैं क्या हुआ? उसको हमने जिंदा नहीं छोड़ा, सारे साक्ष्य इकट्ठा हो गए, सब कुछ पता चल गया कि उसके लिंक कहां कहां है। यही पुलिस, यही आर्मी, यही एटीएस जाके घेर के हमने कई घंटे की फायरिंग के बाद
जवाबी बाद उसको मार गिराया गया। 12 घंटे। मनोज जी एक छोटा सवाल मेरे मैं आ रहा हूँ, चलिए है। प्रदीप भटनागर जी आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है, अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं और प्रदीप भटनागर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ आखिरी कमेंट के रूप में आ रहा हूँ। मनोज जी आपके पास लौटूंगा। प्रदीप भटनागर जी आखिरी कमेंट के रूप में, मोहित जी विकास के मुद्दे विकास के रहेंगे 22 में। माननीय मनोज जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया। मनोज जी को ये भी याद रखना चाहिए कि आपके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश जी, उन्होंने जनता से वादा किया जितने आतंकवादी केस चल रहे हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए उनके छोड़ने का वादा करा था। आपको ये भी याद रखना चाहिए। की बात करते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। की बात नहीं है, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा था, आप ये भी मत भूलिए। लेकिन साथ में सर उन्होंने फर्जी मुकदमे का भी नाम लिया था भटनागर जी। उन्होंने कहा था फर्जी मुकदमे जो है, फर्जी मुकदमे नहीं ठीक है, उन्होंने फर्जी मुकदमे का नाम लिया था। लेकिन भटनागर जी बहरहाल आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं। आखिरी कमेंट है प्रदीप भटनागर जी, जो विधानसभा चुनाव होंगे वो विकास के मुद्दे पर होंगे या देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर? मुझे बहुत मोहित जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा बड़ा दुख की बात है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री रहे को अफगानिस्तान तक छोड़ के आए थे, एक बहुत बड़े दायित्व रहे आदरणीय अखिलेश जी के साथ छोड़ के आए थे। आ रहा हूं मनोज जी, आपकी बारी आ रही है। मनोज जी आपकी बारी आ रही है। प्रदीप भटनागर आ रहा हूं। प्रदीप भटनागर जी आखिरी कमेंट प्लीज। देखिए मोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सूबे के मुख्यमंत्री और मुखिया रहे आदरणीय अखिलेश जी, उन्हें कोई भी वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि पुलिस आपकी है, प्रदेश आपका है और आप जनता के नुमाइंदे रह चुके हैं और आपको नुमाइंदा बन के फिर जाना है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि मुझे क्या कहना है। मनोज यादव जी आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं। सर सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश जो 22 के चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ये विकास के मुद्दे पर होंगे, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर, या फिर ये मुद्दे गोल हो जाएंगे? आखिरी कमेंट सर। देखिए मोहित जी, समाजवादी पार्टी ने ये उम्मीद की थी कि 4 इंजन की सरकार, डबल इंजन अब नहीं कहूंगा, 4 इंजन की सरकार, लोकसभा में सरकार, विधानसभा में सरकार, मेयर सारे इनके और जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनके। ठीक, 4 इंजन की सरकार से हमने सोचा था कि कैसे विकास के मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्या हम कहेंगे इनके सामने। लेकिन हमें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, ये अपनी फील्ड पे चले गए, अपनी पिच पे चले गए, विकास का मॉडल इनका फेल हो गया। जनता इनको 4 में 10 इंजन की समाजवादी पार्टी पूरी खिंचाई नजर आ रही है मुझे तो। सब्जेक्ट के कारण बहुत खिंचाए गए हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। राम होंगे, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, बैकवर्ड होगा, दलित होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरनगर होगा तो सफाई का कार्यक्रम भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सफाई उत्सव भी होगा। की परीक्षा में आरक्षण खत्म कर दिया। आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कोशिश यही सर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बात विकास की होनी चाहिए। इस तरीके की जो कार्रवाई हुई, इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल यूपी एटीएस की जांच जारी है। कौन कितना दोषी है, किसके पास कितना बड़ा कौन आतंकी है, किस तरह की स्थिति है, तो कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मीटिंग की। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर ये मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उनकी इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक अटकलें तेज हो चुकी हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस को चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले से प्रशांत किशोर के पास है। ऐसे में प्रशांत किशोर की मुलाकात को अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अगले साल होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही प्रशांत किशोर ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की थी। ऐसे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के लिए मोर्चा तैयार करने के मकसद से मुलाकात हुई है। 21 जून को प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच 15 दिनों में यह दूसरी मुलाकात थी। इस मीटिंग को अब बीजेपी के खिलाफ 2024 में
तीसरे मोर्चे के खिलाफ एक तौर पर नजर देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि प्रशांत किशोर और शरद पवार ने इस बैठक से जुड़ी कोई जानकारी खुलकर नहीं दी, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की ये जो मुलाकात है ये सामान्य है, इसका ना तो पंजाब विधानसभा चुनाव से और ना ही किसी दूसरे चुनावों से कोई लेना देना है। राहुल जी एक नेशनल लीडर हैं, उनसे लोग कई तरीके के लोग मिलते हैं और अपनी बात करते हैं। वो भी कई अलग अलग लोगों से भी इनपुट लेते होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ आए तो वो पंजाब के विषय में नेगोशिएट करने के लिए आए या पंजाब के विषय में बात करने के लिए आए। पंजाब के विषय में जो भी बात करेगा लीडरशिप से, वो एक हरीश रावत नाम का व्यक्ति करेगा, जिस समय एज लॉन्ग एज आई एम जनरल सेक्रेटरी। आपने मुझसे इतना कठिन सवाल कर दिया, इसका उत्तर ढूंढना मुझको अपने 55 साल के राजनीतिक जीवन में बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। अब राहुल गांधी जी से, वो नेशनल लीडर हैं इस समय, बल्कि ये कहूँ मैं कि एकमात्र ऐसे अपोजिशन के लीडर हैं जो गवर्नमेंट की आंखों में आंख डाल करके उनसे बात कर रहे हैं, जनता के सवालों को उठा रहे हैं। और उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई घंटा भी बैठता होगा, कोई आधा घंटा भी बैठता होगा। तो आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद से सियासी अटकलें लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। तमाम जो सियासी पंडित हैं उनसे अगर समझने की कोशिश करें तो सबका यही कहना है कि एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी कांग्रेस की मदद करने के लिए हो सकता है कि चर्चा कर रहे हो, या फिर पंजाब में जिस तरीके से सियासी तौर पर कांग्रेस में आपस में ही कलह देखने को मिल रही है उसको निपटाने की कोशिश में प्रशांत किशोर को आज राहुल गांधी ने मुलाकात के लिए बुलाया हो। लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुलाकात को लेकर फिलहाल अभी साफ तौर पर किसी भी तरह की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एनसीपी प्रमुख से प्रशांत किशोर की कई बार मुलाकात हो चुकी है और इसके बाद में एनसीपी प्रमुख ने कई विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ में बैठक की थी और उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो चुके थे कि तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश एनसीपी कर रहे हैं ताकि 2024 में अभी से जमीन तैयार की जा सके। और इसमें कई बड़े जो नेता देश के थे वो शामिल हुए थे। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि देश की तमाम जो मौजूदा सियासी जो अभी तमाम तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उसको लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन तमाम स्थिति के बीच में अब आज राहुल गांधी से आपको बताएं कि इसको लेकर आज प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रही, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान कई तरह की बातों को लेकर वहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी, क्योंकि 2 घंटे की लंबी यह बैठक चली थी और 2 घंटे में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस फिलहाल अभी कुछ कहने से बचती नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में खासतौर पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर आपसी कलह के कई तरह की बातें और कई तरह के बयान सामने आए हैं और उन तमाम बयानों के बीच में प्रशांत किशोर ने आज जो ये मुलाकात की है, हो सकता है क्योंकि पंजाब की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के पास है और ऐसे में तमाम तरह की स्थिति हो सकती है कि वहां पर किस तरीके से इस कलह को निपटाया जा सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और तमाम वो राज्य जहां पर आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां की भी जिम्मेदारी क्या प्रशांत किशोर संभालने जा रहे हैं, या फिर अभी से राहुल गांधी 2024 के लिए जमीन तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी मुलाकात को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ आरपी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। योगेश कुमार सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले आरपी उपाध्याय सर, रुख आपका करूंगा, आज की इस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मुलाकात अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी, कांग्रेस के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस को जरूरत है किसी रणनीतिकार की या किसी बुद्धिजीवी की जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। जी, जहां तक पंजाब का प्रश्न है, आप देखेंगे पंजाब ही नहीं, सारे जितने प्रदेश हैं विरोध के स्वर बड़ा तेजी से उभर रहे और वही पतन का कारण कांग्रेस का है।
तो कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी को किस तरह दूर किया जाए। क्यों, देखिए, जब घर में कलह होगा और हम बाहर लड़ने जाएंगे, अब देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं और हमारे यहाँ भी असंतोष कांग्रेस में देखेंगे, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो जितने भी स्टेट हैं, हर जगह कमोबेश विद्रोह की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। उत्तराखंड में तो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया अभी तक उनका, मैं वही बता रहा हूँ में। और जबकि इलेक्शन सर के ऊपर है, इस समय इलेक्शन में होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव समय में हम कहाँ उलझे हुए हैं कि हम कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर को अपॉइंट किया जाता है, लिया जाता है, तो उनकी रणनीति के तहत काम किया जाए, शायद अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। वैक्यूम है। देखिए, कोरोना महामारी के बाद में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जर्जर हुई है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, किसान आंदोलन पर खड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और सरकार उस चीज को समझ रही है। अब कांग्रेस इतना विपक्ष में रहते हुए उसको किस तरीके से भुनाना है, किस तरीके से वोट में कन्वर्ट करना है, वो उस रणनीति पर काम करना होगा, तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सही बात, बिल्कुल। योगेश कुमार सोनी सर, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। आज की इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एनसीपी प्रमुख से भी कई मुलाकात प्रशांत किशोर की हो चुकी हैं। देखिए मोहित, मामला ऐसा है कि कांग्रेस से, राहुल गांधी से मुलाकात का अर्थ कांग्रेस की सकारात्मकता की ओर एक कदम बढ़ने के लिए अगर कुछ वो करती है तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का उन्हें स्वागत करना चाहिए। प्रशांत किशोर देश के एकमात्र ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने अपनी रणनीति और अपनी एक सूझबूझ के साथ या अपनी कई तमाम ऐसी चीजों को झोंक के जो बताया वो पूर्ण रूप से सत्य रहा, और वो अच्छे एक रणनीतिकार के रूप में किसी भी पार्टी को जिताने में हमेशा कुशल कारीगर रहे हैं। लेकिन आज का जो दौर है उसमें अगर चुनाव की बात करें तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ये कही थी कि यदि अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीट जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूं, जिसको उनको बड़े हास्यप्रद तरीके से लिया, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हुई थी। दूसरा मसला ये है कांग्रेस को लेकर, देखिए कांग्रेस में फूंक भरने की जरूरत है, दम डालने की जरूरत है। जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा, उपाध्याय साहब ने कहा कि आज कांग्रेस विपक्ष में रह के भी जो मुद्दे हैं उनको भुना नहीं पा रही। आज जरूरत है कांग्रेस को स्वयं चुनाव लड़ने की। उसमें अगर कोई रणनीतिकार उनका साथ दे तो मुझे लगता है कांग्रेस का पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि आपने पिछले दशक भर में देखा कि कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। वो दिल्ली का चुनाव या कोई भी अन्य तमाम चुनाव ले लो, वो कहीं भी अपने आप को साबित ही नहीं कर पा रही, और ऐसा लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। अगर वो बिगुल बजाना चाहती है और राहुल गांधी को वाकई लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो देखिए राजनीति में शाम दाम दंड भेद की नीति पर काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई मीटिंग है और चीजों को लेके कोई रणनीति बनती है तो ये कांग्रेस के लिए एक नया सवेरा होगा। बिल्कुल। जहां तक मेरे पास जानकारी है योगेश कुमार सर, आप वो इस वक्त शायद उत्तराखंड में मौजूद हैं, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस को हम देखें, क्योंकि पंजाब की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के पास पहले से है, क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ उत्तराखंड की शायद जिम्मेदारी मिल सकती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा, क्योंकि जो उत्तराखंड में इस समय लगातार जो सीएम की बदली हुई है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक सवाल के घेरे में आ गई है, और कहते हैं जल्दी जल्दी नेता बदलना किसी भी एक कमजोर सरकार की निशानी होती है। तो उसके चलते इस चीजों को, मुद्दों को भुना के वो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। दूसरी जानकारी ये भी मैं आपको दे दूं, साथ साथ आम आदमी पार्टी ने वहां बिगुल बजा दिया है, और जिस दिन मैं वहां गया था उस दिन वहां पर अरविंद केजरीवाल भी वहां पर थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला एक बार फिर हो गया तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है। फाइट में कांग्रेस अगर अपने आप को साबित नहीं करती, इसका फायदा आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से उठाना जानती है और वो चाहेगी भी। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय सर, इसी चीज को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। पंजाब को अगर हम छोड़ दें,
और उत्तराखंड, फिर उसके बाद अकेला उत्तराखंड बचता है जहां पर मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में एंट्री की है और इस तरीके के हाल ही में जो नतीजे रहे पश्चिम बंगाल के, उसके बाद क्या लग रहा है कि कमजोर हो जाएगी कांग्रेस या फिर सबक सीखेगी अपने पुराने नतीजों से और उत्तराखंड में एक बार फिर से मजबूती के साथ उभरेगी, और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर, क्योंकि वहां पर भी उसका सामना बहुत कमजोरी के साथ अभी कांग्रेस नजर आ रही है। उत्तराखंड का देखिए, उत्तराखंड में अभी तक का इतिहास आप देखेंगे तो 5 साल बीजेपी सत्ता में आती है और फिर 5 साल बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस सत्ता में आती है। वहाँ अदला बदली उसी तरीके से चलती रहती है। अब जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, उत्तराखंड में दमदार उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है और आज से नहीं, आप देखेंगे बहुत पहले से वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भी कोई अभी फिलहाल में ही ऐसा कुछ हुआ है। और दूसरा देखिए, आम आदमी पार्टी के पास आज एक मॉडल है, दिल्ली मॉडल है कि यहाँ पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ट्रांसपोर्ट बसों में यात्रा फ्री है महिलाओं के लिए। तो वो उसी मॉडल को लेके कहीं ना कहीं उत्तराखंड में और पंजाब में जहाँ जहाँ वर्चस्व वहां जा रही है और लोगों का रेस्पॉन्स भी एक्चुअल में मिल रहा है। क्यों अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां वायदा करती हैं, निभाती नहीं है, वो पूरे नहीं होते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये प्रूव करके दिखाया है कि विषम परिस्थितियों में भी हम बिजली, पानी और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का है, उन्होंने दिल्ली में काम किया है। और ये मॉडल इतना टेस्टेड हो गया कि बंगाल में दूसरी पार्टियों ने इसका अनुकरण किया। वहां उन्होंने वही जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी जी। ये बात अलग है, वो सफलता नहीं मिली क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि भाई आप मान लीजिए उत्तराखंड में वायदा करे हैं कि भी मैं फ्री बिजली दूंगा, 300 यूनिट, तो और दूसरे स्टेट में जहां आप सत्ता में वहां नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? नहीं, बल्कि एक बात और हम देखें कि बीजेपी ने भी वहां पर, क्योंकि ये कहा है कि 100 यूनिट मुफ्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक समझने ये भी कोशिश कर रहा हूं मैं सर कि मुद्दों की हम जो बात करें, किसान आंदोलन खासतौर पर बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको कांग्रेस से ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उठाती नजर आई। पंजाब की स्थिति हम देखें, वहां पर जिस तरीके से उसको लेकर वो मजबूती से, वो चाहे पानी पहुंचाने की बात रही हो, बिजली, वाईफाई, तमाम तरह की ऐसी बातें कही कि हमने आंदोलन में इस तमाम चीजें पहुंचाई हैं, और आज उत्तर पंजाब में उन तमाम चीजों को उठा रही है वो, तो कांग्रेस इस मुद्दों को उठाने में फेल रही, इस तरीके के मुद्दे उसके हाथ से निकल रहे। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो कमजोर नजर आता है जी। और जो नेतृत्व अगर मजबूत होता है तो टीम भी उतनी ही मेहनत के साथ काम करती है। आप देखेंगे ये जो विद्रोह उभर रहे हैं, ये भी एक कमजोरी की निशानी है कि शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर है। अदरवाइज वेरी बिगिनिंग में, शुरुआत में ही इन सब चीजों को निराकरण करना चाहिए। मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करूं तो जिस तरीके से वहां नाराजगी चल रही है, उनको एक फॉर्मूला निकालना चाहिए आपको। पंजाब में भी कैप्टन और उन दोनों की चल रही है, तो कोनो कोई फॉर्मूला निकालिए, दोनों को बिठा के समझाइए जिससे कि आगे इलेक्शन में काम किया जा सके। लेकिन कामों में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल कोई आला कमान की बात को भी इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर के आने के बाद किसी रणनीति के तहत अगर कांग्रेस मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ती है तो कांग्रेस को फायदा होगा, क्यों परिस्थितियां अनुकूल हैं इस वक्त। बिल्कुल किसान भी नाराज है, वेतन भोगी भी नाराज है। बिल्कुल अभी जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, कोरोना को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं। बिल्कुल मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर, एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, उसके बाद जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश कुमार सोनी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, समझने की कोशिश ये करूंगा कि एनसीपी प्रमुख से जो मुलाकात पीके की हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई है उनके साथ में, क्या इन दोनों मुलाकातों को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए? इन दोनों के कोई मायने हैं? क्या 24 की कोई तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जितना समय नजदीक आ गया है, एक तो यूपी के चुनाव नजदीक हैं, उत्तराखंड के चुनाव नजदीक हैं, और 24 पे तो समीकरण बिठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव जो होता है इस पर्व की तरह मनाया जाता है, माना जाता है। तो अब ये किस चीज के लिए मुलाकात है? तो ये जो देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का ऐसा राज्य है कि जहां उसको जीतने के बाद यहाँ गवा रहा है कि कम से कम 40% आपने लोकसभा जीत लिया उत्तर प्रदेश जीतने के लिए। तो 2024 से लोकसभा से पहले अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है शायद उसी के लिए अपना बिगुल बजाएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब सपा के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मुझे ये लगता है कि पीछे विधानसभा जो उन्होंने आपस में भी सपा बसपा ने लड़ा, वो भी कोई कुशल कारीगरी नहीं कर पाया, जबकि वो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े दल हैं, उसके बावजूद भी वो चीजें सामने नहीं है। तो जब हाल ही के गठबंधनों के जो हमने देखा, इतने बड़े बड़े दल वो इस समय भाजपा को भेजने में थोड़े सक्षम नजर आए, तो मुझे लगता है कि ये नीति जो है वो अभी हाल ही के चुनाव और 2024 को लेकर निश्चित तौर पे हुई होगी। हालांकि खुले पन्ने पे क्या है, ये अंत जो मुलाकात है, जो इंटरनली मुलाकात है, ये तो बाद में हम कयास पर बता सकते हैं, क्योंकि हाल ही के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हकीकत क्या है, ये कुछ समय बाद अपने आप ही समझ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात और हम समझे इसमें कि कांग्रेस से जनता दूर हो रही है, विश्वास कम हो रहा है कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि टीएमसी बीजेपी लड़ रहे थे, बाकी दल वहां पर नजर नहीं आ रहे थे, बेशक वो लोग खड़े थे। अब उत्तर प्रदेश में हम बात करें, जिस तरीके से सपा या फिर आम आदमी पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है, कांग्रेस उस तरीके से एक्टिव नहीं है। हालांकि अब प्रियंका गांधी का दौरा है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से जनता दूर हो रही है या फिर केंद्रीय नेतृत्व में कमी नजर आ रही है? देखो मोहित, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ है। मैंने जैसा कि अपने पिछले चंग में कहा कि कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। वो इतनी करारी हार के बाद 2014 से वो स्वयं भी लड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। देखिए, उसके मुकाबले बीते दशक भर में एक उभरी पार्टी आम आदमी पार्टी आज सपा के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, बातचीत कर रही है। हालांकि अंत में क्या फाइनल होगा ये अभी हम नहीं कह सकते। उसके बावजूद कांग्रेस आज जो है अपने आप की अपनी प्रस्तुतिकरण दे ही नहीं पा रही है। इतना बड़ा विपक्ष, इतनी मजबूत पार्टी, देश की सबसे पुरानी सबसे मजबूत पार्टी में रही, बावजूद इसके वो पता नहीं किस चीज को लेकर प्रतीक्षा कर रही है या क्या उसके मन में संदेह है, ये बड़ा मुश्किल है। और आज धीरे धीरे छोटे बड़े नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, अन्य दलों में शामिल होते जा रहे हैं। ये एक जितना बड़ा एक सेकंड फ्रंट था, ये थर्ड फ्रंट का भी काम नहीं कर पाएगी आने वाले समय में, अगर बहुत जल्दी कांग्रेस ने बिगुल नहीं बजाया, परिवारवाद नहीं छोड़ा और इन पुरानी चीजों को बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको लेकर बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता हाथ इनके लगेगी। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, 2024 को लेकर अगर तैयारी करनी है तो जिस तरीके से योगेश कुमार सोनी ने बताया कि विधानसभा बहुत जरूरी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव, तो एक सेमीफाइनल के रूप में देखना चाहिए, कांग्रेस को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मेहनत करनी होगी, जमीन पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा, पना होगा, तभी आप वहां पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। और रहा पीछे कांग्रेस ने सपा के साथ जो गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, देखिए वो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी, यानी इतना लेट हुआ था गठबंधन। मुझे खूब याद है, चलो मेरे कई साथी वहां पर कवर कर रहे थे उस इलेक्शन में, मैं भी था, कि नहीं कई जगह सामने आमने सामने कैंडिडेट थे, एक तरफ गठबंधन था, दूसरी तरफ एसपी का कैंडिडेट भी था, कांग्रेस का कैंडिडेट भी था, यानी इतनी देर हो चुकी थी और उस तरह का भ्रम फैल गया था कि वो चीजें क्लियर नहीं हो पाई जी। तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन को उठाना पड़ा था। अभी से कांग्रेस को वहां मेहनत करनी होगी, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, और प्रियंका गांधी उसमें लगी हुई हैं और जितनी उनकी क्षमताएं हैं उस क्षमता के साथ वो वहां पर काम कर रही हैं। और कांग्रेस अगर अकेले वहां इलेक्शन लड़ती है तो जिस तरीके से कांग्रेस सिमटती चली जा रही है, कहीं उसको विस्तार मिलेगा। क्यों, जहां जहां गठबंधन में मान लीजिए आप 10 सीट पर लड़ रहे हैं, 50 सीट पर दूसरा दल लड़ रहा है, तो आप सिमट के पहले ही 10 पे आ गए, तो वो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर गठबंधन की बात होती है, महागठबंधन की बात होती है, तो देखिए वो सबको पता है कि लोकसभा में अगर कोई
मजबूत विकल्प देना है जी। तो बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे मोर्चे की भी जब बात चल रही थी, एनसीपी प्रमुख ने हाल ही में बयान भी दिया उस विपक्षी दलों की बैठक के बाद कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के बिना कोई तीसरा मोर्चा हो ही नहीं सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। नहीं देखिए, पूरे देश में है ना भाई, आप देखेंगे कि पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक अभी कांग्रेस हर जगह अपनी प्रेजेंस कराती है। बिल्कुल। जबकि क्षेत्रीय पार्टियां उस क्षेत्र विशेष तक सीमित है। मान लीजिए मैं एसपीजीएस की बात करूं तो वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उनका दूसरे राज्य में उतना जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है एक विकल्प देने की, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह। और देखिए, एक वैक्यूम है, मोहित से मानना पड़ेगा, एक वैक्यूम है, यानी विकल्प की जरूरत है। अब कौन विकल्प दे पाएगा मजबूती के साथ, वो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी लीडरशिप पर डिपेंड करेगा और उनकी संघर्ष की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना क्षेत्र में जाकर, कितना मैदान में जाकर संघर्ष करते हैं और उसी के सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। बिल्कुल। योगेश कुमार सोनी सर, मैं आपका रुख करूंगा और एक बात समझने की ये भी कोशिश करूंगा कि प्रशांत किशोर को अभी उनको राहुल गांधी की जरूरत है या फिर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके के बयान आए, क्योंकि उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, ये माना जा रहा था कि तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका मोर्चे का नेता कौन होगा, यकीनन इसको लेकर विवाद हुआ होगा। तो उसके बाद क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जरूरत राहुल गांधी से ज्यादा प्रशांत किशोर को है? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर राहुल गांधी के उसके हिसाब से तो नहीं हम कह सकते कि प्रशांत किशोर को जरूरत है। निश्चित तौर पे इस समय राहुल गांधी को, मतलब कांग्रेस को जरूरत है और एक कामयाब रणनीतिकार होने के नाते आज प्रशांत किशोर को सभी पार्टियां खींचना चाहती हैं, उससे रणनीति तैयार करना चाहती हैं, क्योंकि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आजाद भारत में पहली बार हमें देखने को मिला प्रशांत किशोर के रूप में कि यहाँ पर एक्सपर्ट की भी राय या एक्सपर्ट के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव से लेकर तमाम दलों के साथ उन्होंने चीजों को करा और उनको अधिकतर विजय हासिल, मतलब एक तरीके से ज्यादातर पॉजिटिव आंसर भी मिले, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है प्रशांत किशोर की सफल रणनीतिकार। अगर कांग्रेस जैसी इस समय पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये एक बुझते दिए में एक तेल देने वाली बात होगी और शायद जरूरत भी है आज कांग्रेस को ऐसे रणनीतिकारों को। लेकिन सुझाव क्या देंगे लगातार आखिरी कमेंट में सुझाव कांग्रेस को क्या देंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि एक तो वो परिवारवाद का माहौल छोड़ें और ऊपर से धरातल पे पार्टी में खूब बड़े छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मिले, जो उनके कार्यकर्ता या नेता नाराज है कि पार्टी हमें कोई आगे से आदेश नहीं दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो हम अपनी उपस्थिति समाज में, दुनिया में किस मुंह से किस कामों पे आधार हम दर्ज कराएंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रणनीति की जरूरत है, कांग्रेस को एक बार दोबारा से बिगुल बजाने की जरूरत है। बिल्कुल। उपाध्याय सर, आखिरी कमेंट आपका होगा एक लाइन में, क्या सुझाव देंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को आइसोलेशन से निकलना होगा और जमीनी स्तर पर काम करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। जो संगठन के लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं उनको जोड़ना होगा। तो एक मजबूती के साथ अगर मान लीजिए हम कोई काम ही नहीं रहेंगे संगठन को, देखिए सेंट्रल लीडरशिप का काम होता है कि उन्हें टास्क मिलता रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए, जिस तरह बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी से सीखना होगा भी किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरीके से पहल करनी है। मैं आपको यही बीच में रोक रहा हूं समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात क्या रंग लाती है, कांग्रेस को मजबूत करती है या किस लहजे पर यह बातचीत हुई है, ये तो वक्त ही बताएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।